नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। दोस्तों, अभी पिछले दिनों नेपाल में जो आंदोलन हुआ, जैनजी आंदोलन जिसको कहा जा रहा है, वो तो हो गया और एक अंतरिम सरकार भी बन गई। वहाँ पर सुशीला कार्की जो चीफ जस्टिस भी रही है और बड़ी अच्छी उसकी इमेज है, मतलब व्यक्तित्व उनका उभर करके आया है। उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है और सारे लोगों ने मिल करके ही बनाया। लेकिन उन्होंने जैसे ही मंत्रिमंडल की घोषणा की, 3 मंत्री उन्होंने बनाए, उन मंत्रियों के बनते ही वहाँ पर विवाद पैदा हो गया और उसके पहले की और विवाद पैदा हो गया। तो अब ये एक प्रश्न वहाँ पर हो गया है कि क्या ये सरकार जिन उद्देश्यों के लिए आंदोलन हुआ था, नेपाल में जैनजी आंदोलन जो हुआ, वो उद्देश्य पूरे कर पाएंगे क्या? क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाना एक उद्देश्य था, उससे तो चिंगारी लगी, लेकिन देश में फैले भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। जो बेरोजगारी फैल रही है उसके ऊपर बहुत आक्रोश था और जो लोगों को वंचित किया जा रहा था और जो अस्थिरता थी सरकार में, वो भी एक बड़ा कारण था। तो ये जो उद्देश्य थे, इन सब को लेकर के जो आंदोलन हुआ, वो अब सुशीला कार्की के आने के बाद क्या वो उद्देश्य पूरे हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल इस समय नेपाल की राजनीति में, बल्कि विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो आंदोलन हुआ उसका शुरू में तो बहुत ही अहिंसक तरीके से आंदोलन शुरू हुआ। पहले दिन बहुत ही अहिंसक रहा, लेकिन उस पर जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने गोलियां चलाई, तब वो अहिंसक आंदोलन भड़क गया और हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। फिर जो मारकाट हुई और जो माहौल बना, उसका तो आप सब देख ही रहे हैं। और फिर इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो जैनजी के नहीं थे और दूसरे लोग थे जो जिनके इंटरेस्ट दूसरे थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने भी मतलब इसमें जलती आग में घी डालने का काम किया। कई जगह उन्होंने ही आग लगाई, मतलब लगभग सारे देश में आग लगी थी नेपाल के, और पार्लियामेंट जला दिया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया और भी कई चीज़ें जला दी। तो उस समय मतलब ये जैन जी का काम नहीं हो सकता। मतलब इसमें पीछे से दूसरी ताकतें भी लगी और बहुत सारी ताकतें थी जो इसमें लगी हुई थी। एक ताकत तो थी कि ये जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको हटाना, क्योंकि ये चीन की तरफ बढ़ रही थी, तो चीन से मुक्ति पाने का एक काम था। दूसरा था कि वहाँ पर एक अभियान चल रहा है जो राजशाही पहले थी, जिसको 2008 के आंदोलन ने ख़त्म किया, उसको वापस स्थापित करना और हिंदू राष्ट्र बनाना। ये जो आंदोलन, ये जो शक्तियाँ थी, ये इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसमें हिंसा का फुट लेके आई। तो इस तरह से मतलब उस आंदोलन में कई लोग घुस गए थे। लेकिन जो भी हो,
अब जब मंत्रिमंडल बन गया है तब भी वो चुनौतियां कम नहीं हुई है, बल्कि चुनौतियां बढ़ गई है। और अभी जो खबरें आ रही है उसमें तो ये लगता है कि भाई अंतरिम प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है, मतलब प्रदर्शन करके सुशीला कार्की के मकान के सामने प्रदर्शन करके गुरुंग जो हामी नेपाल का संयोजक है या नेता है, जिसने ये आंदोलन को सहयोग किया या आयोजित किया, उसने कहा है कि अगर हमारे कहने से आपने मंत्री नहीं बनाए तो हम आपको वहीं वापस पहुंचा देंगे जहां से लेके आए थे। तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हम, और फिर ये भी कहा है कि हम जिसको हमने लाए हैं उसको हटा भी सकते हैं और आंदोलन पर हम फिर सड़कों पर उतर सकते हैं। लेकिन अब मुझे मुश्किल लगता है कि ये आंदोलन फिर से हो पाएगा और इतनी सख्ती से हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो दो समूह थे, एक जो बालन शाह का समूह था जो काठमांडू के मेयर हैं, उनका भी उतना ही हाथ है, और उनके एक व्यक्ति ओम प्रकाश एरल को मंत्री बनाने से, गृह मंत्री बनाने से, कानून मंत्री बनाने से विवाद पैदा हुआ है और ये चेतावनी दी गई है। तब अब ये दोनों समूह आमने सामने हो गए, तो आमने सामने हो गए हैं तो ये तो एक समस्या सुशीला कार्की के लिए है ही कि इन दोनों समूह जो आमने सामने हुए हैं, ये उनके फायदे की भी हो सकती है कि दोनों मिलकर के और फिर से आंदोलन नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर सत्ता संदेश को अब तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में डालें, और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक्स भी बहुत कम हो गए हैं और व्यूवर्स भी कम होते जा रहे हैं। मतलब एक तरह से उदासी आ गई है, जो जिस तरह से काम शुरू हुआ था उसका अब समापन की ओर चल रहा है लगता है मुझे। तो खैर, हम तो जो मेहनत कर सकते हैं कर ही रहे हैं, लेकिन आपका अगर संबल नहीं मिलेगा, आपका हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो ये एक तरफा काम मुश्किल ही होगा। खैर, जो भी हो, ये जो समस्या है ये तो खैर वो निपट लेगी सुशीला कार्की, लेकिन इसके अलावा जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बहुत भयंकर है और बड़ी है। और वो चुनौतियां हैं, इसमें इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो था रोज़गार पैदा करने का, भ्रष्टाचार ख़त्म करने का, गैर बराबरी ख़त्म करने की, ब्लैक मनी से देश को मुक्त करने की, और राजनीति में सफाई करनी की। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको कैसे ख़त्म करेंगे? ये रातों रात खत्म होने वाली समस्याएं नहीं है, न ये 1-2 दिन, 6 दिन, 6 महीने, 1 साल में होने वाली है, क्योंकि ये समस्याएं नीतिगत है। और जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो, जब तक नीति में परिवर्तन नहीं हो, जब तक पूरी व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो, तब तक ये नहीं पूरी हो सकती, मतलब ये समस्याएं ख़त्म नहीं हो सकती है। तो लेकिन अभी न तो वैकल्पिक सोच है और न इतना समय है। कार्की के पास तो 6 महीने का समय है, उसको 6 महीने में चुनाव करवाना है। चुनाव में वही भ्रष्ट पार्टियां फिर से आएगी। निश्चित रूप से आप उनको बैन नहीं कर सकते कि आप नहीं लड़ोगे चुनाव बैन कर दोगे तो दूसरे नाम से आ जाएगी, आएगी वही।
तो फिर क्या होगा? फिर कैसे देश जो है देश में से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और ब्लैक मनी के सवाल से निपट जाएंगे? ये नहीं हो सकता है जब तक कि ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी। ये पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप ये उत्पन्न करती है, ये पैदा करने वाली है। जब व्यवस्था ही पैदा करने वाली है भ्रष्टाचार को, बेरोजगारी को, तो फिर ये कैसे खत्म होगा? तो हम मतलब नेपाल तो छोटा सा देश है। हम अपने देश की बात देख करें, हमारा देश तो बहुत बड़ा है। 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हालांकि हमारे यहाँ उस तरह की अस्थिरता नहीं है जैसे नेपाल में थी। 17 साल में 14 सरकारें बनी वहाँ पर, तो वैसी तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी जितने आंदोलन हुए, चाहे वो 72 का आंदोलन हो, गुजरात के लड़कों ने जो आंदोलन किया वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही हुआ था। फिर 74 में रेल हड़ताल भी एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार उसमें। फिर बिहार का छात्र आंदोलन में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा थी, ब्लैक मनी बड़ा मुद्दा था। और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भी तो यही था। और सरकारें तो बदली, उस समय भी सरकारें बदली, गफूर सरकार भी गई और इधर गुजरात में भी वो जो पटेल की सरकार थी वो हट के दूसरी बनी। लेकिन भ्रष्टाचार की समस्या तो ख़त्म नहीं हुई, बेरोजगारी की समस्या तो ख़त्म नहीं हुई, और वो तो ऐसे के ऐसे ही बढ़ती गई। न केवल 77 बल्कि 85, 86, 87 के अंदर जब वीपी सिंह सरकार ने राजीव गांधी की सरकार छोड़ी, तब भी भ्रष्टाचार ही मुद्दा था। बफर्स तोप सौदा, वही तो मुद्दा था कि बफर्स में दलाली ली है, भ्रष्टाचार हुआ है, और उसी को लेकर के। और बेरोजगारी उस समय भी बढ़ रही थी, गोल्डन शेक हैंड और पता नहीं क्या क्या उस समय चालू हो गए थे। तो उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, सरकार बदल गई, वीपी सिंह की सरकार आ गई, फिर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी, फिर चंद्रशेखर की सरकार, फिर वो भी गिर गई, फिर नरसिंह राव की सरकार आई, उसने और उल्टा कर दिया। तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। उस समय भी जो नरसिंह राव की सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में जो परिवर्तन किए, उससे हमारा देश का जो की समस्याएं हैं वो और बढ़ गई, कम नहीं हुई। और उसके बाद आप देखो, ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, लोकपाल आंदोलन, केजरीवाल जिससे उभरे, और अन्ना हजारे, आजकल कहाँ है अन्ना हजारे? लोकपाल भी कहाँ लोकपाल है, कहाँ अन्ना हजारे है? भ्रष्टाचार तो उसी स्पीड से बढ़ रहा है और ज़्यादा हो गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि लोग, ये सारे आंदोलन के बाद भी लोकपाल आंदोलन भी हुआ, और ये भी उन्हीं चीज़ों पे हुआ। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा लोकपाल लाने से, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और ये सारे मुद्दे वो के वही थे जो संपूर्ण क्रांति के उसमें मुद्दे थे। अन्ना हजारे ने वो लोकपाल और उसमें जोड़ करके उसको बना दिया, लेकिन राजनीति की शुद्धता नहीं हुई उसमें भी, और राजनीति उसी भ्रष्टाचार पर पनपती रही, और चुनाव अपने आप में भ्रष्टाचार पैदा करने की गंगोत्री बन गई। जब 2014 आया तो नरेंद्र मोदी सरकार भी तो इन्हीं मुद्दों पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, हम सबको रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये इन्हीं मुद्दों पर आई, और हुआ क्या? 2014 के बाद क्या हुआ? आपने वो
नोटबंदी की, तो वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा और फेक करेंसी खत्म हो जाएगी और कमर टूट जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। और आज जो आप देखो कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भाजपा, और सबसे अधिक भ्रष्टाचारी पार्टी है आज के देश में, सब सारे देश में। विश्व में तो मैं नहीं कह सकता, मेरे को नहीं पता क्या है, आंकड़े क्या हैं, लेकिन देश में आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और ना भ्रष्टाचारी पार्टी ही नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार को सम्मानित किया है। जो भ्रष्टाचार की खुद ने उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, अमित शाह ने आरोप लगाया, और उन्हीं लोगों को फिर अपनी पार्टी में लेकर के या उनके साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई और उन्हें मंत्री पद से नवाजा, उन्हें और सम्मान दिया। तो एक तरह से उन्होंने उस वॉशिंग मशीन में से निकाल करके साफ कर दी, उनको क्लीन चिट दे दी। जब क्लीन चिट, आप भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देंगे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? और भ्रष्टाचार, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, भ्रष्टाचार क्यों रातों रात खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए, और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का समय किसी के पास भी नहीं है। आप देख लो, बांग्लादेश में 1 साल हो गया है, लेकिन वो न तो चुनाव करवा पा रहे हैं, न कोई भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, बढ़ रहा है उल्टा। वहाँ पे अभी एक नई समस्याएं रोज खड़ी हो रही है। और श्रीलंका में भी वही हाल है, और नेपाल तो अभी देखना ही बाकी है। भारत में मतलब इन सब जगह अस्थिरता थी, लेकिन हमारे यहाँ स्थिर होने के बाद भी हम भ्रष्टाचार का विकल्प नहीं ढूंढ पाए। 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन वो उनके साथ प्रॉब्लम दूसरी है। वो चाहते ही नहीं है कि इसका हल ढूंढा जाए, वो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते ही नहीं है। वो इसी व्यवस्था को, क्योंकि उनके पास दूसरे तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं? उन्होंने भारत के अंदर और बाहर भी, मतलब विदेश में तो पाकिस्तान को उन्होंने अपना दुश्मन घोषित कर रखा है, और भारत में मुसलमानों को अपना दुश्मन घोषित कर रखा है। तो उनसे लड़ने के लिए उनको, जब भी कोई ऐसी बात आती है विकल्प की, तब उनसे लड़ने के लिए सामने ले आते हैं उनको। मुसलमान से लड़ना है, वो हमारे, आपको देखो चुनाव में भी उन्होंने कहा कि ये ज़मीन छीन लेंगे, ये मकान छीन लेंगे, पता नहीं क्या क्या छीन लेंगे, इवन वो मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। मतलब इस तरह की जो बातें हुई, वो मतलब यही है कि उनको भ्रष्टाचार का विकल्प नहीं बनाना है, वैकल्पिक व्यवस्था पैदा नहीं करनी है। उनको सिर्फ कांग्रेस ने जो किया उसके ऊपर अपना प्रवचन देना है, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है, और नेहरू के पीछे छुप जाना है। जो कुछ भी आपकी कमजोरी है वो नेहरू की वजह से है कह देना है। तो ये जो बात है, इसकी वजह से भारत में उस तरह का आंदोलन नहीं पनप पा रहा है जो जैन जी का आंदोलन हुआ या और कोई। और इन्होंने न केवल मुसलमान पर सेकुलरिज्म, आतंकवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण और ईसाई, इन सब को वैकल्पिक व्यवस्था से बचाने के लिए इन सब को सामने कर रखा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इन मुद्दों पर ये बात नहीं करना चाहते। और ये मुद्दे जब भी खड़े होते हैं, ये इन दूसरे मुद्दों को ले आते हैं। तो इसकी वजह से ये लंबा समय काम तो कर रहे हैं 11 साल से, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। और एक और बात, ये जो
वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करते, ये भविष्य की बात करते हैं। जब 2014 में आए तो 2022 की बातें कर रहे थे, 2022 में ऐसा हो जाएगा, 2022 में ये हो जाएगा, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। और अभी 1947 में 46 25 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, 27 में क्या होगा वो नहीं बोलेंगे, 1947 की बात करेंगे। तो ये मतलब जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात है, जो इन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इनको ख़त्म करने की बात है, इसके ऊपर वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन नेपाल में ये अवसर कम है। नेपाल में क्योंकि मुसलमान वहाँ बहुत कम है, ईसाई का ज़रूर थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं है कि वो मतलब जो है उसकी आड़ ले सके। हाँ, वहाँ मधेशी और ब्राह्मणवाद को एक ढाल बना करके ज़रूर खेल हो रहा है। तो नेपाल में तो समस्या कैसे हल होगी, विकल्प कैसे बनेगा, जबकि सुशीला कार्की के पास 6 महीने ही हैं, वो भ्रष्ट और चुनाव करवाने हैं। चुनाव में फिर वही भ्रष्ट पार्टियां सामने आ जाएगी और सरकार बनाएगी। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि वहाँ पे इन्हीं पार्टियों में से जो 3-4 पार्टियां हैं, भले एक आध कोई नई पार्टी भी आ जाओ, तब भी चुनाव तो उसी भ्रष्टाचार के से ही लड़ा जाएगा, उन्हीं ब्लैक मनी से ही लड़ा जाएगा। ब्लैक मनी से अगर सुशीला कार्की कुछ ऐसा कर दे कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, उसमें चुनाव जो है अपने आप में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। इससे पार कैसे करेंगे और भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर देंगे, ये बड़ा सवाल आज नेपाल की राजनीति में उठ रहा है। और भ्रष्टाचार की चुनाव में बातें करना, उनको ख़त्म करने की बात करना, बेरोजगारी ख़त्म कर देना, 2 करोड़ रोज़गार दे देना की बातें बहुत आसान है करना, लेकिन ज़मीन पे उतारना उसका कितना ही मुश्किल है। तो देखना पड़ेगा कि और फिर सुशीला कार्की के पास कोई पार्टी नहीं है, कोई नीचे तक कोई उनका वो नहीं है कार्यकर्ता, और वो उस तरह का कोई संगठन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनको निपटने को जो चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कि ये जस्टिस सुशीला कार्की इन समस्याओं को कैसे निपटती है और चुनाव कैसे फेयर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार रहित चुनाव हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और क्या ब्लैक मनी ही चुनाव में हावी रहेगी। अगर चुनाव में ब्लैक मनी ही हावी रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इस आंदोलन का। सिर्फ हो सकता है कि ये जो बड़े नेता हैं केपी ओली और प्रचंड और देवबा, ये हट जाएं। इनको तो खैर हटना ही है, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर भी इनको चुनौती मिलने लग गई है और कहने लग गए कि भाई आपको इतने साल हो गए, चाहे प्रचंड को 30 साल हो गए अपनी पार्टी का शासन करते करते। तो अब वहाँ के लोग कह रहे हैं हटो आप। ओली को भी 11 साल हो गए, देवबा को 9 साल हो गए, तो इनको भी वो सब लोग कह रहे हैं आप हटो, आप फेल हो गए हो, अब दूसरे लोगों को आने दो। और दूसरे लोग आएंगे तो क्या भ्रष्टाचार थोड़ी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी थोड़ी खत्म हो जाएगी, वो तो वो भी वही रहेगी। तो ये अब इशू है, बड़ा सवाल है। इस सवाल को कैसे निपटते हैं इसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी इशू पे हम इसको समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। अभी तक भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और ज़्यादा चीज़ों को सरलीकृत करके आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।